देखो यार, हमने लास्ट क्लास में ही अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और मैंने उस केस में टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था फॉर टू पर्टिकुलर केसेस। हमने एक ली थी वर्टिकल स्प्रिंग। हमने उसमें इक्वेशन फाइंड करी थी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट किया था, और फिर अपना टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया था। और एक हमने कैलकुलेट कर लिया था इंक्लाइन प्लेन के लिए। तो वहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस पहले इस चीज को चेक कर लो। वहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नहीं? नो सर। चलो बढ़िया। तो भाई आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वही हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। यार अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में टारगेट क्या होगा कैलकुलेट करने का। हमारा टारगेट होगा फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। क्या किसी को टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इन केस ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। वेरी गुड समीक्षा। तो भैया हमारे पास फॉर्मूला है टी इक्वल्स टू रूट, मतलब टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट मास डिवाइडेड अपॉन बाय के इक्वलेंट। k। अब जो भी के इक्वलेंट मतलब ये स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर आएगा, हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है अलग अलग सिचुएशंस में। तो जैसे हमने दो सिचुएशंस कर रखी हैं पहले, उसमें के की वैल्यू सेम ही आई थी, के एंड के। लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। तो अब इसको ट्राई करना स्टार्ट करो। सबसे पहला, भाई क्या हो गया? कौन गाने गा रहा है? अर्चिता? हाँ, अर्चिता ख्यालों में डूब गई और वो गाना गाने में भी मस्त। चलो भाई इधर देखो डायग्राम। भैया हमें बोला हुआ है, या डायग्राम इधर बनाता हूं और इधर इक्वेशन लिखना शुरू कर देंगे। हमें बोला हुआ है कि भाई एक पुली सिस्टम है, और यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है जो कनेक्टेड है स्प्रिंग एंड दी स्ट्रिंग से। भाई वर्टिकल स्प्रिंग वाला केस अच्छे से याद होना चाहिए। अगर वर्टिकल वाला स्प्रिंग केस अच्छे से याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इस चीज का ध्यान देना। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दी है स्प्रिंग। मेरे को बताओ, अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होगी, या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी, या एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, जब मैंने दूसरी साइड कोई ब्लॉक कनेक्ट नहीं किया हुआ है? नेचुरल। वेरी गुड। तो यार अभी जो ये पोजीशन होगी हमारी स्प्रिंग की, वो अभी नेचुरल लेंथ पे होगी। और हमें पता है नेचुरल लेंथ पे अभी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। रीस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्प्रिंग के साथ कुछ ना कुछ एक ब्लॉक कनेक्ट कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं ब्लॉक कनेक्ट कर दूंगा, मेरी स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी। स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, तो यहां से स्प्रिंग थोड़ा सा नीचे आएगी। और स्प्रिंग अगर थोड़ा सा नीचे आएगी, तो ये हमारी तब तक नीचे आएगी जब तक हमारी कौन सी पोजीशन ना मिल जाए? सर इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, जब तक हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन ना मिल जाए। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करूं, तो भैया नीचे लग रहा होगा रीस्टोरिंग, मतलब ये वेट। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स। टेंशन फोर्स स्प्रिंग लग रहा फोर्स। होगा। और ये टेंशन फोर्स कौन से फोर्स के बराबर होगा? ये स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। तो डायरेक्टली आप चाहे तो टेंशन फोर्स लिख दो, चाहे आप चाहे तो इधर स्प्रिंग फोर्स लिख दो। तो मैं तो यही सजेस्ट कर रहा हूं आप यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ही लिख दो, ताकि हमें टाइम पीरियड और टेंशन फोर्स में कंफ्यूजन ना हो। तो भैया सबसे पहले तो यहाँ पे इस वाली पोजीशन को मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, कि ये ब्लू कलर की पोजीशन हमें क्या इंडिकेट करके दे रही है? ये हमें मीन पोजीशन इंडिकेट करके दे रही है। तो जब मैं मीन पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो यहां पे लिख रहा हूं एट मीन पोजीशन। भैया मेरा स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल होगा? मेरा स्प्रिंग फोर्स mg के इक्वल होगा। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है के एक्स नॉट। तो के एक्स नॉट विल बी इक्वल्स टू mg। जहां पे के एक्स नॉट का मतलब क्या है? के एक्स नॉट का मतलब है कि यहां तक तो नेचुरल लेंथ थी, लेकिन नेचुरल लेंथ से जो हम ये डिस्टेंस लेते हैं मेन पोजीशन तक का, ये डिस्टेंस हमारा कहलाता है एक्स नॉट। इक्वेशन 1 तक सब लोग प्लीज चेक करके ढंग से बताओ। कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। बढ़िया नो। युवराज, बढ़िया। अब हम क्या कर रहे हैं? हम बॉक्स के साथ कर रहे हैं छेड़खानी। हमें शांति से कैसे बैठा है बॉक्स, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमने बॉक्स को थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया। अगर हमने बॉक्स को थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया है, तो इस केस में हमारा बॉक्स करने लग जाएगा भैया कुछ ना कुछ एसएचएम। तो मैंने बॉक्स को थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ दिया, तो ये आगे फर्दर डिस्प्लेस करा, और ये हमारा बॉक्स यहाँ पे है अब। तो जब मेरा बॉक्स नीचे हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा? ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स और नीचे लगेगा mg। अब कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स या mg?
सर mg। mg। भैया समझो, यहां समझो पहले। भैया स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू के एक्स। तो अगर मैं नेचुरल लेंथ की बात करूं तो नेचुरल लेंथ पे x की वैल्यू होती है 0, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? ओके, 0। जीरो। जीरो। अब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा स्प्रिंग फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? सर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी बढ़ती वैल्यू भी बढ़ेगी। तो Yes. होगा क्या, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देता हूं ना, तो उस केस में जैसे ये स्प्रिंग ले लो, कि जैसे ही मैं स्प्रिंग के साथ ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये स्प्रिंग को खींचेगा। क्यों खींच रहा है? क्योंकि वेट लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर ये स्प्रिंग को खींचेगा तो एक्स की वैल्यू बड़ी होगी, एक्स की वैल्यू बड़ी होगी तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। लेकिन स्प्रिंग फोर्स बढ़ तो रहा है, लेकिन ये अभी भी mg से, वेट से छोटा ही है। वेट से स्प्रिंग फोर्स छोटा है, इसलिए ये मेरा ऑब्जेक्ट अभी और नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे वाला फोर्स बड़ा है। क्या ये वाली बात समझ में आई है? यस सर। यस। यस तो सर। एक बार लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, समझो। मैंने कहा नेचुरल लेंथ पे x की वैल्यू 0, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 0। जैसे ही मैं बॉक्स को कनेक्ट कर दूंगा x की वैल्यू बढ़ेगी, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन वो फिर भी वेट से कम ही रहेगी। इसलिए वेट बड़ा है, इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट अभी और नीचे जाएगा। लेकिन कब तक नीचे जाएगा? ये तब तक नीचे जाएगा जब तक ये इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए। इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का मतलब है कि x की वैल्यू और बढ़ गई, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू और बढ़ गई, और एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़कर किसके बराबर हो गई है? वेट mg के बराबर हो गई है, वेट के बराबर हो गई है। तो भैया ये चीज यहीं पे वही हो रही थी। ये ब्लू कलर पे जो मैंने मेन पोजीशन लिखा है, मेन पोजीशन पे क्या हो रहा था, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो गई, mg के mg। बराबर हो गई। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने स्प्रिंग को और खींचा। अगर मैंने स्प्रिंग को और खींचा तो मतलब एक्स की वैल्यू तो भैया और बढ़ गई। एक्स की वैल्यू और बढ़ गई तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू और बढ़ गई। तो अब की बार स्प्रिंग फोर्स वेट से छोटा होगा, बड़ा होगा, या बराबर होगा? बड़ा। सब बड़ा वेरी हो। गुड। अब स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा mg के। तो यहाँ पे वही होगा, स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा mg के। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा या अब ऊपर जाने लग जाएगा? ऊपर। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाने लग जाएगा, क्योंकि अब स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो गया है। तो मैं लिखूंगा एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो मेरा एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो रहा है कि भैया जो मेरा रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो इन दोनों का सबट्रैक्शन होगा। और पहले हम स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बड़ा है। तो एफ एस पी, अब लास्ट क्लास को याद कर लो, मैंने बताया था नेचुरल लेंथ से एक्सट्रीम पोजीशन तक के डिस्प्लेसमेंट को हम कितना लेते हैं, तो एक्स xm एम लेते हैं। एक्स एम की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्स x नॉट प्लस प्लस वाई के y। बराबर होगी। वेरी गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स नॉट प्लस वाई माइनस एम जी, ब्रैकेट को ओपन किया तो के एक्स नॉट प्लस के वाई माइनस एम जी और के एक्स नॉट कट गया, तो अभी भी मेरा रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आ रहा है, के वाई के बराबर आ रहा है। तो अगर मेरा रिस्टोरिंग फोर्स के वाई के बराबर आ रहा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 2 पाई मास ऑक्सीलेट कर रहा है m डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना आ रहा है, k। के आ रहा है। आप कहोगे सर आप पागल बना रहे हो, हर बार तो सेम फॉर्मूला आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा प्रॉमिस है सेम फॉर्मूला नहीं आएगा। चलो कंप्लीट कर लो यहां तक। डन डन। सर। डन। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं और डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। डायरेक्टली वो शॉर्ट ट्रिक लगाओगे ना तो स्प्रिंग इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप फटाफट विद इन 2 स्टेप सॉल्व कर दोगे उसे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी इस पिछले वाले क्वेश्चन में, कि भैया जितना ऑब्जेक्ट मेरा नीचे जाएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का भी होगा। कहने का मतलब है जितना टेंशन फोर्स ब्लॉक पे लगेगा उतना ही टेंशन फोर्स किस पे लगेगा, स्प्रिंग स्प्रिंग पे पे। लगेगा। इसलिए ये वाला फॉर्मूला आया है। लेकिन अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसमें क्या सिनेरियो हो रहा है कि भैया ये स्प्रिंग है, यहाँ पे पुली है, और हमने कनेक्ट कर दिया है एक ऑब्जेक्ट को। तो आप मेरे को सोच के बताना कि अब की बार स्प्रिंग पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है
और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है, क्या वो दोनों टेंशन फोर्स सेम होंगे या अलग अलग होंगे? इस डायग्राम में ये सोच के बताओ। सर अलग अलग। वेरी गुड। भैया अगर मैं देखूं मेरे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टेंशन फोर्स लगेगा वो टी लगेगा, तो यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, तो स्प्रिंग के ऊपर जो टेंशन फोर्स लगेगा वो कितना लग जाएगा? 2T। तो इधर टेंशन फोर्स सेम नहीं है, इधर टेंशन फोर्स सेम नहीं है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट m/k, ये फॉर्मूला नहीं आ सकता। ये फॉर्मूला सिर्फ तब आता है जब ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स और स्प्रिंग के ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो सेम हो। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना, बहुत लंबे मेथड होते हैं, और याद रखो बहुत मल्टीपल मेथड्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा मेथड है। किसी बुक में या कोई बंदा पढ़ा रहा होगा कि भैया इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट चेक करो, या फिर याद हो अगर हमने लॉज ऑफ मोशन में वर्क एनर्जी मेथड किया था कि मैं लिख दूंगा टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन सबका सम किसके बराबर होगा? इन सबका सम किसके बराबर होगा, भूल गए? इन सबका सम 0 के बराबर होता है। बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अब जो मैं मेथड बता रहा हूं वो लिखो आप। लिखो फॉर्मूला, के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू के इनटू टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन फोर्स ऑफ द स्प्रिंग टू द पावर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ये वाले फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाले। जैसे सबने ये फॉर्मूला लिख लिया हो बता देना, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। Yes, सर sir. फॉर्मूला एक बार रिपीट करना। रिपीट, फॉर्मूला है कि हमें फाइंड करना होता है कि जो कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा। जैसे इस केस में कांस्टेंट के ही आया, लेकिन हमें यही फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट कांस्टेंट कितना होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के इनटू टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक, इसलिए मैंने बी लिखा है, टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक डिवाइडेड बाय टेंशन फोर्स ऑन द स्प्रिंग एसपी टू द होल स्क्वायर। यस सर। डन। भाई याद रखना ये फॉर्मूला आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ लिख लेना, ये फॉर्मूला बुक में नहीं है। चलो, तो अब आपने खुद ही डायग्राम में बता दिया कि भैया टेंशन फोर्स ब्लॉक पे कितना लग रहा है। टेंशन फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है टी, लेकिन स्प्रिंग पे कितना लग रहा है? 2T। सर 2T। 2T। इस पूरे का स्क्वायर करना है। तो अगर आप देखो टी और टी कट गया, 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो के इक्विवेलेंट कितना आएगा? k/4 आएगा। क्या सबको यहां तक की बातें क्लियर है? Yes, sir. तो डायरेक्टली आपके पास टाइम पीरियड आ गया 2 पाई, मास कितना ऑक्सीलेट कर रहा है? m, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट k/4, तो 4 चले जाएगा ऊपर। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर। बाकी किसी मेथड से करने लग गए जो बाकी बुक्स में एक्सप्लेन है, तो याद रखो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। और भैया ये m⁴ नहीं है, कहीं बाद में गलती से बच्चे लिख देते हैं m⁴, ये मैंने 4m लिखा है। Done, sir. डन। डन सर। तो Yes. नेक्स्ट डन। क्वेश्चन दे दूं, ट्राई करोगे? Yes, sir. यस डन। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, सेम शॉर्ट ट्रिक लगा के करना है। भैया ये हो गया हमारे पास मास m, और यहाँ पे हमें गिवन है स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट है k। चलो, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द SHM ऑफ द ब्लॉक। चलो देखें जरा किसने कितना सही से समझ में आया है। सर एक बार बैक स्लाइड करना। हाँ बिल्कुल, ये लो। सर ये टी वाला मुझे समझ नहीं आया, यहाँ से ना। ये टेंशन फोर्स मार्क करना नहीं आया क्या? नो सर, सर ये लास्ट में आपने निकाला ना k/4 अच्छा, के टाइम बाद पीरियड यहाँ कैसे से। निकाला? यस सर। ठीक है ठीक है। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो यही है ना, कि T इज इक्वल्स टू 2 पाई मास डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। तो मास तो मेरा m ही है, लेकिन इधर k इक्विवेलेंट कितना है? k/4। तो मैं लिखूंगा T इज इक्वल्स टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय k डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 ऊपर चले जाएगा बस, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ 4 मैंने यहाँ लिख दिया। डन सर। डन, गुड संजना। तो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो।
अरे यार, अब तो मैंने क्वेश्चन पूरा 2 स्टेप में करवाने का तरीका दे दिया, तब भी इतना टाइम लोगे? ध्रुव, अभी तक नहीं हुआ है? अभिनव? भाई स्वानी, बिल्कुल आपका आंसर सही है, पता नहीं बच्चे बिल्कुल डल रिस्पॉन्स। भैया हमें के इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अभी तो फॉर्मूला बताया, के इनटू टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो सबसे पहले तो देखते हैं ब्लॉक के ऊपर कितना टेंशन फोर्स लग रहा है। तो भैया अगर मैं ब्लॉक पे टेंशन फोर्स ले रहा हूँ टी, तो यहाँ पे भी टेंशन फोर्स लग रहा होगा टी। लेकिन यहाँ पे अब ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है, तो मतलब ये होना चाहिए T/2 और ये होना चाहिए T/2, क्योंकि T/2 कंबाइन होके तब जाके नीचे क्या बनेगा, तब जाके नीचे बनेगा टी। क्या किसी को स्टेप में डाउट है? No, नो नो sir. सर। बढ़िया। तो टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक, टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक है टी, डिवाइडेड बाय टेंशन फोर्स ऑन द स्प्रिंग, स्प्रिंग पे टेंशन फोर्स लग रहा है T/2, तो ये 2 चले गया ऊपर का होल स्क्वायर। तो अगर मैं फिर से देखूं, टी और टी कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा के इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 4K। बस यार इतना ही तो सॉल्व करना होता है। के इक्वलेंट 4K के बराबर आ गया, तो टेंशन फोर्स मतलब सॉरी टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 2π√m/4K। बस यार इतना सा क्वेश्चन था। डन Yes. सर। डन। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप हल्का फुल्का भी चेंज आया तो कर लोगे? यस सर। बढ़िया। डन डन डन। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। भैया नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम एक सिंगल सिंगल स्प्रिंग की बात कर रहे थे। अब हमें स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन यूज करना है। जैसे आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है, वैसे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करना शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या अज्यूम कर लिया कि भैया हमारे पास 2 स्प्रिंग्स हैं और 2 स्प्रिंग्स एक सिंगल बॉक्स से कनेक्टेड हैं। तो ये हो गई हमारे पास स्प्रिंग 1, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, और ये दूसरी स्प्रिंग हो गई जिसका कांस्टेंट है K2, और ये ब्लॉक का मास M। चेक करो यहां तक की सिचुएशन समझ में आई है? Yes, sir. Yes, बढ़िया। sir. अब एक चीज अगर आप देखो कि भैया मेरे स्प्रिंग के कांस्टेंट अलग अलग हैं, मैंने क्या कर दिया, इस ब्लॉक को यहां पे खींच के यहां पे रख दिया, मतलब इस ब्लॉक को मैंने कहीं ना कहीं आगे खींचा और यहां रख दिया है। तो मेरे को बताओ दोनों स्प्रिंग इक्वल मूव हुई होगी या अलग अलग मूव हुई होगी? इक्वल। मतलब दोनों Sir, स्प्रिंग का जो equal. डिस्प्लेसमेंट Equal. होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? The same. Equal. दोनों स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा। तो अगर मैं पहली वाली स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट x ले रहा हूं, तो नीचे वाली स्प्रिंग में भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x X. होगा। तो भैया ये हमारी मेन पोजीशन है और ये कोई रैंडम पोजीशन है। मैंने कहा कि भैया मैंने मेन पोजीशन से पार्टिकल को मूव कराया है, कहां तक मूव कराया है? x डिस्टेंस तक मूव कराया है। तो हम क्या करेंगे भैया, रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे F1 में, स्प्रिंग 1 में। स्प्रिंग 1 में रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा पीछे F1, तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस K1, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ X. है x। सिमिलरली जब मैं स्प्रिंग फोर्स 2 की बात करूंगा, तो स्प्रिंग फोर्स 2 भी पीछे की तरफ ही लगेगा। तो F2 की वैल्यू बताओ कितनी लिखूं? Sir, minus K2X. वेरी गुड, -K2x। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, तो भैया मेरे ऑब्जेक्ट पे जो टोटल टोटल फोर्स जो पीछे की तरफ लग रहा है वो लग रहा है F1 + F2। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं -K1x प्लस -K2x? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. डन। तो Yes, मतलब sir. हमारे पास आ गया -K1x और -K2x। मेरे को बताओ इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? Sir, X. X. वेरी गुड। एक्स कॉमन लेके बताओ क्या इक्वेशन बनेगी?
सपोज माइनस कॉमन ले लो, एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इधर बच जाएगा K1 प्लस K2। Yes. स्टोरिंग फोर्स को आप लिख दो K इक्वलेंट इंटू एक्स, K इक्वलेंट इंटू एक्स, K इक्वलेंट इंटू एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स एक्स अगर कट गया तो हमारे पास K इक्वलेंट की वैल्यू इस केस में कितनी आई है? So K1 plus K2. वेरी गुड, बस हमें यही तो फाइंड करना था कि भैया हमारे पास K इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है K1 प्लस K2। तो अगर मैं अब टाइम पीरियड निकालना चाहूं तो बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए मेरे को? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, और इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? K1 प्लस K2। चेक कर लो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरा क्लियर है या नहीं। पैरेलल Yes. कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मेरी स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा सेम रहता है, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहता है। डन सर। डन भाई, बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी कंप्लीट कर लो। डन सर। डन, चलो डन। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में, सीरीज वाले में। सीरीज वाले में भी यही सब चीजें थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि भैया मैंने क्या किया, फिर से वही एक ऑब्जेक्ट लिया, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इसको दो स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2। ये ब्लॉक, अभी ये ब्लॉक अपनी नेचुरल लेंथ पे है, मतलब ये अभी अपनी मीन पोजीशन पे है, नेचुरल लेंथ पे है। मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा रहा हूं, सपोज मैंने इसको डिस्प्लेस कराया यहां तक। अब मेरे को बताओ क्या दोनों स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या क्या चीज सेम होगी, ये सोच के बताओ। दोनों स्प्रिंग्स के लिए क्या चीजें सेम होंगी और कौन सी चीजें डिफरेंट होंगी, ये थोड़ा सा एनालाइज करके बताओ। सपोज मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपने क्या किया, आपके पास दो स्प्रिंग दे रहा हूं मैं। एक स्प्रिंग है सपोज आपके पेन में जो होती है यूजुअली, टिक टिक वाला जो पेन होता है उसमें एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग मैंने वो दी, और एक स्प्रिंग मैंने क्या करा, बाइक से निकाली, जो बाइक के सॉकर्स होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, एक स्प्रिंग मैंने वो दी। मैं कह रहा हूं कि भैया दोनों को खींचो, किसको खींचना ज्यादा आसान होगा? Pen one. पेन की स्प्रिंग को खींचना ज्यादा आसान क्यों है? पेन की स्प्रिंग को खींचना ज्यादा आसान इसलिए क्योंकि वो सॉफ्ट मटेरियल की है, मतलब उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कम है। जो स्प्रिंग सॉफ्ट होती है, इजीली स्ट्रेचेबल होती है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है। और अगर मैं बाइक की स्प्रिंग की बात करूं तो बाइक की स्प्रिंग बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा स्टिफ होगी, मतलब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या वो ज्यादा होगा या कम होगा? कम। So उसका come. मतलब इतनी बात तो पता चल गई कि भैया इन दोनों स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूं जब, तो दोनों स्प्रिंग इक्वल तो नहीं स्ट्रेच करेगी। क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. वेरी गुड। तो भैया इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो अलग अलग आएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ x1 होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ x2 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। सपोज अगर मैं कह रहा हूं, सपोज अगर मैं कह रहा हूं K1 बड़ा है K2 से, तो बताओ x1 और x2 में से कौन बड़ा होगा? X1. x1 छोटा होगा x2 से, क्योंकि मैंने आपको बताया K1 बड़ा है तो मतलब वो स्प्रिंग हार्ड है, तो हार्ड स्प्रिंग कम स्ट्रेच होगी। K2 छोटा है मतलब स्प्रिंग सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेच होगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। लेकिन ये एक अब नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट है। नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना स्प्रिंग फोर्स K2 पे लग रहा होगा वो उतने ही फोर्स से K1 को खींच रही होगी। तो अब की बार K1 और K2 दोनों पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो सेम लगेगा। तो भैया याद रखना कि सीरीज की स्पेशलिटी क्या है। सीरीज की स्पेशलिटी ये है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट अलग होता है लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है वो कैसा होता है? सेम होता है। Same. क्या ये चीज क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल Yes, sir. ये नाइन्थ क्लास में इस तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं नाइन्थ क्लास वाला डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ओहो, मेरा डायग्राम कुछ अलग ही फ्लो में बह गया। चलो भैया, मैंने डायग्राम में क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास दो स्प्रिंग्स हैं,
और ये दो स्प्रिंग बैलेंस को मैंने कनेक्ट किया है, स्प्रिंग बैलेंस 1, स्प्रिंग बैलेंस 2, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट किया है। इस ऑब्जेक्ट का मास ले लो 10 kg। अगर ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है तो उसका वेट कितना होगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो भैया स्प्रिंग बैलेंस 2 में कितनी रीडिंग शो होगी? तो भैया मैंने कहा कि सपोज स्प्रिंग बैलेंस 2 में 100 न्यूटन शो होगी, क्योंकि भैया नीचे 100 न्यूटन लग रहा है। तो आपको बताना है स्प्रिंग बैलेंस 1 में कितनी रीडिंग शो होगी, आपको ये बताना है। तो कितनी रीडिंग शो होगी स्प्रिंग बैलेंस 1 में? Sir, 0. नहीं रुचि। तो देखो हो क्या रहा है, स्प्रिंग 2 को पकड़ो पहले। स्प्रिंग 2 को कौन खींच रहा है नीचे? स्प्रिंग 2 को नीचे खींच रहा है ब्लॉक, और ब्लॉक कितने फोर्स से नीचे खींच रहा है? अपने वेट से, फोर्स जितने से खींच रहा है। तो ब्लॉक का वेट है 100, तो मतलब जो मेरा ब्लॉक है वो स्प्रिंग 2 को कितने फोर्स से नीचे खींच रहा है? 100 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। इसलिए स्प्रिंग 2 पे कितनी रीडिंग शो करेगा वो? 100। 100। अब स्प्रिंग 2 स्प्रिंग 1 को उतने ही फोर्स से खींचेगी। तो स्प्रिंग 2 स्प्रिंग 1 को कितने फोर्स से खींचेगी? 100 न्यूटन के फोर्स से ही 100। खींचेगी। तो यहाँ पे भी कितना फोर्स आएगा? 100 ही आएगा। क्या ये चीज समझ में आई है? No, sir, repeat कर दो सारे. सारे रिपीट कर दें। डन। सबसे पहला क्या करो, आप ये वाला एग्जांपल लो कि भैया सपोज मैंने एक सिंगल स्प्रिंग ली है और इसको ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया है। मैंने कहा कि ये ब्लॉक क्या हो गया है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बैठा हुआ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बैठा हुआ है। तो अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बैठा हुआ है तो बताओ नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सर mg लिखा होगा। MG। और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? Spring force. डन, स्प्रिंग फोर्स। बहुत बढ़िया। अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट बता रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा? mg के। mg के। अब मेरे को एक चीज जरा सोच के बताना। मैंने कहा भैया ये मैंने पेन की स्प्रिंग ली है, मैंने पेन की स्प्रिंग को खींच दिया, मैंने पेन की स्प्रिंग को खींच दिया। तो आप मेरे को ये बताओ पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या क्या होगी, ये बताओ पहले तो। पॉइंट ए पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट या राइट? Sir, left. Left वेरी side. गुड। भैया स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहती है, तो पॉइंट ए पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा लेफ्ट, पॉइंट बी पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? Right. वेरी गुड। तो याद रखना राइट। कि हमारे जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं ना, तो स्प्रिंग के दोनों साइड फोर्स लगता है ताकि वो अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉइंट ए पे फोर्स लगेगा, गलत। पॉइंट ए पे भी फोर्स लगेगा और पॉइंट बी पे भी फोर्स लगेगा, और दोनों तरफ से स्प्रिंग चाहेगी कि वो कंप्रेस होके अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाए। पहले बस ये चेक कर लो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, Yes, sir. डन। तो यार यही स्प्रिंग इधर के साथ करो ना। मैं कह रहा हूं कि ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। तो पॉइंट ए पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो पॉइंट बी पे स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ। नीचे. वेरी गुड। पॉइंट ए पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg के बराबर है, तो पॉइंट बी पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg के। mg के ही बराबर होगी। पहले यहां तक चेक कर लो, यहां तक का पॉइंट बिल्कुल क्लियर है या नहीं? Yes, sir. भाई बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भैया मैंने ऊपर एक और स्प्रिंग कनेक्ट कर दी है। अगर मैंने एक और स्प्रिंग कनेक्ट कर दी है तो स्प्रिंग 2 का पॉइंट सी और पॉइंट बी एक ही है, तो पॉइंट सी पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा? Sir, नीचे. वेरी गुड, नीचे। पॉइंट सी पे जो नीचे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? mg के बराबर ही तो होगी। क्या ये चीज समझ में आई या नहीं? Yes, sir. yes sir। भाई मैं कह रहा हूं जो दूसरी स्प्रिंग का एंड पॉइंट है वो बेसिकली पहली वाली स्प्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। पॉइंट बी और सी सेम ही तो है एक तरीके से। जो मेरी स्प्रिंग 2 का, ये स्प्रिंग 2 है और ये स्प्रिंग 1 है। रिपीट कर रहा हूं, स्प्रिंग 1 का एंड पॉइंट और स्प्रिंग 2 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। तो मैंने अभी बोला कि पॉइंट बी पे स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, आप सबने कहा कि सर पॉइंट बी पे स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और उसकी वैल्यू कितनी होगी? mg। तो मैं यही तो स्प्रिंग 1 के लिए भी कह सकता हूं कि भैया स्प्रिंग 1 के एंड पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आप कहोगे सर सेम ही लग रहा होगा mg। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। Yes, तो भैया यही चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में समझाई है कि मैंने कहा कि भैया ये मेरे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है। आप सबके घर में शायद से आपने कभी देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस,
जिससे हम एक स्प्रिंग आती है जिससे हम यूजली सिलेंडर वगैरह का वेट मेजर कर लेते हैं। Yes, sir. डन। तो मैंने कहा कि भैया ये मेरे घर में एक स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है, और यहाँ पे मैंने वो सिलेंडर सस्पेंड कर दिया, जो भी ले लो सिलेंडर ऑब्जेक्ट जो भी है वो मैंने लटका दिया। भाई मैं कह रहा हूं कि मेरे ऑब्जेक्ट का जो वेट है, व्हाट इज हैपनिंग इन द डायग्राम, जो मेरे ऑब्जेक्ट का वेट है नीचे 100 न्यूटन लग रहा है, तो बताओ ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स 100 न्यूटन। 100 100 न्यूटन, न्यूटन। तो यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, 100 न्यूटन, 100 100 न्यूटन। तो मेरी स्प्रिंग 2 कितनी रीडिंग शो करेगी, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। तो अगर इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे 100 न्यूटन लग रहा है तो इसके एंड पॉइंट पे भी कितना फोर्स लग रहा होगा, 100 Newton. 100 न्यूटन। तो स्प्रिंग 1 में कितनी रीडिंग शो होगी, स्प्रिंग 1 में भी 100 100 Newton. रीडिंग ही शो होगी। अब बता दो क्या ये चीज क्लियर हो गई। Yes, sir. यस तो देखो मेरे पास स्प्रिंग अलग अलग है, मेरे पास स्प्रिंग अलग अलग है, लेकिन इन दोनों को मैंने सीरीज में ज्वाइन किया है। सिंस मैंने सीरीज में ज्वाइन किया है इसलिए किसी का एंड पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। जब किसी का एंड पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है तो दोनों का स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, दोनों का स्प्रिंग फोर्स सेम आएगा। तो यही चीज बस मैंने यहां पे लिखी। क्या लिखी कि भाई दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है, ये बात मान ली, एक सॉफ्ट होगी एक हार्ड होगी, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है, लेकिन एक का एंड पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है। सिंस एक का एंड पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है तो दोनों का जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो कैसा होगा, दोनों का स्प्रिंग फोर्स सेम होगा, एफ एफ, दोनों का स्प्रिंग फोर्स सेम होगा। अब क्या यहां तक बात क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ूं। Yes, sir. तो भैया यहाँ पे लिखूंगा F इज इक्वल्स टू माइनस K1 x1, यहाँ पे लिखूंगा F इज इक्वल्स टू माइनस K2 x2। यहां से x1 की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से मैं अगर x1 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, x1 की वैल्यू आएगी माइनस F/K1। यहां से x2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, यहां से x2 की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी Minus F upon K2. Minus F upon K2। अब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो मेरा टोटल x है वो किसके बराबर है, वो x1 प्लस x2 के बराबर है। भाई इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये टोटल होगा। क्या ये वाली बात भी क्लियर है। Yes, यस sir. सर, Yes, sir. बस सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू माइनस F/K1 माइनस F/K2। तो भैया हमारे को पता है कि F इक्वलेंट हो, मतलब सॉरी F होता है K इक्वलेंट इंटू एक्स के बराबर। तो F/x किसके बराबर होगा, K इक्वलेंट के बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई। Yes, sir. बढ़िया। तो ऐसा करो x को यहां भेजो, k को यहां भेजो, और मेरे को फाइनल बताओ k इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब बस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ k इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, चेक करना समझ में आया नहीं आया। x/f विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/K1 प्लस 1/K2 आ जाएगा। x/f का मतलब क्या हो जाएगा, 1/K इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/K1 प्लस 1/K2। मतलब ये कुछ उसकी तरह ही नहीं हो गया, रेजिस्टेंस की तरह, कि 1/R इक्विवेलेंट हुआ करता था 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर। बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ रहा है। Yes, तो sir. भैया हमारे पास के इक्विवेलेंट, मैं डायरेक्टली सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ, के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था, तो नेगेटिव साइन में यहां पे काट देता हूं। ये फाइनल फॉर्मूला आया है के इक्विवेलेंट का। तो अगर इस केस में मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए पूछता तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता 2 पाई, कौन सा मास ऑक्सीलेट कर रहा है, मास एमई ऑक्सीलेट कर रहा है, डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 इंटू K2, और ये पूरा ऊपर चले जाता K1 प्लस K2। यहां तक चेक कर लो, हमने ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी खत्म कर लिया है। Done, sir. डन सर, डन, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं अगर एक क्वेश्चन दे दूं तो आप सॉल्व करोगे। Yes, sir. Yes, sir. डन। तो भैया आप लेते हैं क्वेश्चन।
आप अपने आप चेक करना कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मुझे कुछ नहीं पता। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये हमने दो स्प्रिंग लिए और दो स्प्रिंग के बीच में ब्लॉक एम को फंसा के रखा हुआ है। अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम अपनी नेचुरल लेंथ पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट सेम, के दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। मैंने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा यहां की तरफ डिस्प्लेस कराया है। कितना डिस्प्लेस कराया है, एक्स, थोड़ा सा यहां पे डिस्प्लेस करा दिया। तो मतलब मेरी जो स्प्रिंग वन है उसके साथ क्या होगा, वो स्ट्रेच हो जाएगी, लेकिन स्प्रिंग टू क्या हो जाएगी, कंप्रेस। कंप्रेस। वेरी गुड। क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो आप इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताओ। चलो, ट्राई योरसेल्फ, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। भाई सब ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो यही बता दो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सर सीरीज कॉम्बिनेशन। series. Parallel. पैरेलल सर। वेरी गुड, इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो क्यों, मैंने आपको खासियत बताई कि भैया स्प्रिंग सीरीज के केस में स्प्रिंग फोर्स सेम होता है, और पैरेलल के केस में क्या सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो Placement. एक बात खुद सोचो, भैया मैं इस बॉक्स को राइट हैंड साइड ले जा रहा हूं, कितना ले गया, एक्स। तो मेरी स्प्रिंग वन कितना स्ट्रेच होगी, वो भी तो एक्स स्ट्रेच होगी। तो अगर वो एक्स स्ट्रेच हो रही है, तो मेरी जो दूसरी स्प्रिंग है वो कितना कंप्रेस हो रही है, वो भी तो एक्स कंप्रेस हो रही है। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम है। तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं, ये दिखने में सीरीज लग रहा है, बट इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस यही तो क्वेश्चन ने कंफ्यूज करना के चाहा था। अब आपको पता चल गया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब आप फटाफट सॉल्व कर दोगे। चलो कंप्लीट करो, मैंने इतना तो बता ही दिया कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। किसी को डाउट हो अगर कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे है तो पूछ लेना भाई। नो सर, क्लियर है। बढ़िया सर। ओहो साहिल, जाग गए तुम, कहाँ थे इतनी देर तक। लास्ट क्लास में तो धुरंधर आंसर दे रहे थे, बिल्कुल खटाखटाक। अरे भैया इसमें भी इतना टाइम, आपको पता चल गया कि ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है K1 प्लस K2। तो ये हो जाएगा K प्लस के इज इक्वल्स टू 2K। टाइम पीरियड का फॉर्मूला डायरेक्टली T इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई के इक्वलेंट। इसमें इतनी देर लगा दी, 2 पाई रूट m बाई 2K। क्वेश्चन खत्म। भैया चेक करके बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या। No, sir. Sir, बढ़िया। तो अगर ये कंप्लीट हो गया है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। यस सर। थैंक यू। सर। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास एक ये दो स्प्रिंग्स हैं,
इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2। हमने इसके ऊपर एक ट्रे रखी हुई है, हमने इसके ऊपर ये एक ट्रे रखी हुई है। इस ट्रे का जो मास है वो हमें गिवन है कैपिटल M, इस ट्रे का मास। इस ट्रे के ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया है जिसका मास है स्मॉल m। हमने क्या कर दिया, स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी ये ट्रे के मास की वजह से और ब्लॉक के मास की वजह से, तो वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। मैंने स्प्रिंग को थोड़ा सा और प्रेस करके छोड़ दिया है। तो आपको बताना है कि भैया ये एसएचएम जो करेगी उसका टाइम पीरियड कितना होगा। ट्राई टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। याद रखो भाई ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है। अब जरा फिर से चेक करके बताओ ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल। इतनी दूर से कौन बोला? अरे क्या हो गया, इतना तो बता दो, सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल? सीरीज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे पता चला पैरेलल कॉम्बिनेशन है? भैया मेरी ट्रे और ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक स्प्रिंग को ज्यादा कंप्रेस कर देगी और मतलब ऐसा टेढ़ा हो जाएगा मेरा सिस्टम, नहीं, वो ऐसे कंप्रेस करेगी तो भैया दोनों की दोनों इक्वली प्रेस होंगी। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यार आपको बस इस क्वेश्चन में यही देखना होता है कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, क्वेश्चन बिल्कुल 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा ये। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो फिर से के इक्विवेलेंट कितना आया? K1 plus K1 K2 plus तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू मास ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। तो इधर मास ऑफ द ऑसिलेटिंग, कौन कौन सी चीज ऑक्सीलेट कर रही होगी? इधर भैया ब्लॉक तो ऑक्सीलेट कर ही रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ और क्या चीज ऑक्सीलेट कर रही होगी? ट्रे भी Tray. ऑक्सीलेट कर रही होगी। तो इधर अब हम टोटल मास लिखेंगे कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट कितना लिख दूंगा, जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट आया K1 प्लस K2, बस किस्सा खत्म। Done, sir. डन है, चलो Done, sir. थैंक गॉड, बढ़िया। तो भैया अगर आपको स्प्रिंग ब्लॉक वाले सिस्टम में अभी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई है, इस पे और भी क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन अब थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, दैट इज सिंपल पेंडुलम। मैंने आपको बताया था कि पेंडुलम वाला भी एसएचएम में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन थी? सर हम थीटा जो स्मॉल होना चाहिए। वेरी Tomorrow. गुड, जो हमारा थीटा है वो बहुत छोटा होना चाहिए, उस केस में ही हम पेंडुलम को अज्यूम कर सकते हैं एज अ एसएचएम। तो बस भैया वो क्वेश्चन है, उसी को सॉल्व करना है, इसी का टाइम पीरियड निकालना है। भाई मैंने कहा कि ये है हमारे पास पेंडुलम, ये हमारे पास बॉब जिसका मास गिवन है m, ये हमने ऑसिलेट करा दिया इसको यहाँ पे। डायग्राम में बड़ा बना रहा हूं लेकिन समझ जाना ये एंगल छोटा ही है, और ये हो गई इसकी पोजीशन। तो मेरे को बताओ जब मेरा ये पेंडुलम कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे पहुंच गया है, मेन पोजीशन के सिवा कोई और पोजीशन पे है, तो ये वापस मेन पोजीशन पे कौन से फोर्स की वजह से आ रहा है? Sir, restoring. रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ रहा है, लेकिन इधर रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा फोर्स होगा? इधर स्प्रिंग तो है ही नहीं, तो कौन सा फोर्स होगा जो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा होगा? ग्रेविटेशन। वेरी गुड ध्रुव। तो यार ये चीज मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाई थी कि भैया वेट हमेशा वर्टिकल नीचे लगता है, तो इस वेट को आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ दोगे, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा एक कंपोनेंट इधर आएगा। भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, तो ये कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट बनेगा mg sin थीटा। भैया mg cos थीटा की वजह से तो मेरी स्प्रिंग खींची जा रही है, उस पर टेंशन फोर्स लग रहा है, लेकिन टेंशन फोर्स की वजह से थोड़ी ये वापस जा रहा है, ये वापस कौन से फोर्स की वजह से आ रहा है? mg sin जी, वेरी गुड। तो याद रखना पेंडुलम के केस में ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, पेंडुलम के केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, मतलब जो मेरा बॉब
ये बॉब वापस अपनी जगह पे आता है, ये mg साइन थीटा की वजह से आता है। क्योंकि जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो भी यही चीज होगी कि इधर लगेगा mg cos थीटा और इधर लगेगा mg साइन थीटा, तो यह अभी भी वापस मीन पोजीशन पे mg साइन थीटा की वजह से ही आ रहा है। इतनी चीज क्लियर हो गई? यस सर। बढ़िया। तो भैया मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल्स टू mg। अब मेरे को पता है एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैंने बताया सर था। थीटा। वेरी गुड संजना। जब भी हमारा एंगल बहुत छोटा होगा हम साइन थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो मैं लिखूंगा कि जो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू mg थीटा, mg थीटा। अब क्या किसी को थीटा का फॉर्मूला पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थीटा? एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद और रखो एंगल का फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, आर्क आर्क अपॉन रेडियस। तो इधर क्या है, ये मेरा पेंडुलम इस सर्कुलर आर्क में घूम रहा है। तो जो ये येलो कलर की लाइन है, या इसको किसी और कलर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, कि जो ये रेड कलर की लाइन है ये बेसिकली हमारी आर्क बनेगी, और जो ये हमारी स्ट्रिंग है ये बेसिकली क्या बन जाएगी? ये बेसिकली रेडियस बन जाएगी। तो सपोज मैंने स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है L, तो मेरे को लिखनी है आर्क की वैल्यू, तो थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू mg, इस आर्क की लेंथ को ले लो x, तो x डिवाइडेड बाय रेडियस कितना लिख दूं मैं? L। अब जरा मेरे को सोच के बताना कि इस चारों में से कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है और कौन कौन सी चीज चेंज हो रही होगी, ये सोच के बताओ। क्या मास चेंज हो रहा होगा? नो सर। नो मास सर। कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट। मेरा पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, जब मेरा पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो क्या मेरे पेंडुलम की लेंथ चेंज हो रही है क्या? नो सर। ये भी कांस्टेंट है। लेकिन जब मेरा पेंडुलम दूर जा रहा है एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, जब मेरा पेंडुलम पास आ रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो मतलब एक्स इसमें वेरिएबल है और बाकी सारी चीजें क्या हैं? कांस्टेंट। तो भैया इसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, तो एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल्स टू के एक्स। तो मुझे दिख गया कि यार ये एक लीनियर इक्वेशन भी है और रिस्टोरिंग फोर्स मेरा एक्स के प्रोपोर्शनल भी आ रहा है, तो ये एस एच एम हो गया। तो भैया अब फिर से हमें निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय, इस केस में याद रखो फॉर्मूला फिर से वही, मास डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। तो मेरे को बताओ अब इस केस में फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? मास एज इट इज, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? mg बाय एल है कांस्टेंट की वैल्यू, mg बाय एल। तो हमारा मास मास कट जाता है, इसलिए मैंने आपको टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम के ये क्वेश्चन कितनी बार मैंने करवाए भी हैं कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/g। किस्सा खत्म। डन, सर चलो भाई बहुत बढ़िया। तो जब भी हम आपसे पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछो तो आप डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट L/g। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मेरे को याद दिलाना, पता नहीं ये मैंने आपको ग्रेविटी में कराया या नहीं कराया, मेरे को एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है। क्या मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया था कि अर्थ में एक टनल बना रहा हूं तो मेरा पार्टिकल एसएचएम करेगा या नहीं करेगा और उसका टाइम पीरियड निकाल के बताना है? नो सर नहीं ना, चलो बढ़िया है फिर तो भैया याद रखो ये क्वेश्चन ग्रेविटी का क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन का, लेकिन इसमें दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे, ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट है और साथ के साथ इसमें एसएचएम का भी कॉन्सेप्ट है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको आंसर मार्क करना होता है इसमें। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये हमारी अर्थ है, ये उसका सेंटर पॉइंट O, अर्थ का रेडियस, मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है रेडियस, ये रेडियस हमें गिवन है R, अर्थ का मास कैपिटल M। मैंने क्या कर दिया, अर्थ के डायमीटर के अलोंग, ये जो अर्थ का डायमीटर है उसके अलोंग एक टनल बना दिया, मतलब मैंने गड्ढा कर दिया ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एक टनल बना दिया। इस टनल के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, एक पार्टिकल को छोड़ दिया। आपको बताना है कि जब मैं इस पार्टिकल को इस टनल में छोड़ूंगा तो क्या ये पार्टिकल मेरा एसएचएम करेगा या नहीं।
और अगर ये एसएचएम कर रहा है तो फिर इसका टाइम पीरियड बताना पड़ेगा। चेक कर लो सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं, फिर आगे बात करेंगे। Yes, sir. बढ़िया, तो फटाफट रिपीट कर देता हूं। अर्थली, रेडियस आर, मास कैपिटल एम, सेंटर पॉइंट पे हमेशा ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ लगती है। मैंने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया तो मेरे को बताना है कि ये पार्टिकल ऊपर नीचे एसएचएम करेगा या नहीं। तो लेट्स सी भैया, सपोज अज्यूम कर लो, मैंने अज्यूम कर लिया कि सपोज मेरा जो पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं यहां पहुंच गया। तो ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ आप अज्यूम कर लो डी। अगर ये डेप्थ मैंने डी ले ली है तो मेरे को बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये रिमेनिंग डिस्टेंस। R minus D. वेरी R गुड minus कृतिका, आर माइनस डी। बहुत ही बढ़िया। अब आपको याद क्या दिलाना है, मेरे को पता चल जाएगा कितने लोग रिवाइज करते हो या कितने लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। भैया ये पार्टिकल डेप्थ पे चले गया तो मतलब मेरे को फॉर्मूला चाहिए इस पार्टिकल पे ग्रेविटी कितनी लग रही है, तभी मैं वेट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटी एट अ डेप्थ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटी एट अ डेप्थ? So GS 1 minus D upon R. अरे क्या बात है स्वानी मैडम्स, बिल्कुल बढ़िया। भैया ग्रेविटी एट अ डेप्थ का फॉर्मूला है जी एस इंटू 1 - d/r। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जी एस इंटू r - d/r, एलसीएम लेके। डन है? यस Yes. सर। इस r - d को बार बार लिखने में बड़ा पेन लग रहा है मेरे को, तो इस r - d को मैं फिलहाल y से डिनोट कर देता हूं। इस पार्टिकल पे वेट लग रहा होगा और वेट हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, याद रखना। इस पार्टिकल पे वेट लग रहा होगा, वेट हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, और मेरे पार्टिकल की ये जो सेंटर पॉइंट है ये मीन पोजीशन है। तो मतलब इतना तो पता चल गया कि भैया फोर्स लग रहा है mgd, और ये फोर्स किधर लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब पहली चीज तो क्लियर है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है कि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आना चाहिए और लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, है ना? Yes, sir. तो चलो वो भी चेक कर लेते हैं। तो फोर्स लग रहा है mgd, तो ये हो जाएगा मास ग्रेविटी एट अ डेप्थ का फॉर्मूला भैया gs इंटू y/r। अब मुझे चेक करके बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Sir, linear. वेरी गुड। तो आपको दिख गया कि आपका f जो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आ रहा है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन भी है और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी है। तो क्या ये पार्टिकल एसएचएम करेगा नहीं करेगा? यस इट विल करेगा। परफॉर्म एसएचएम, यस इट विल परफॉर्म एसएचएम। चेक कर लो यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं? यस सर। Yes, sir. बढ़िया sir. बढ़िया भैया बढ़िया। अगर इस हाँ। इस पार्टिकल का टाइम पीरियड निकालना हो कि कितने मिनट्स में कितने सेकंड में क्रॉस करेगा तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, अब वही आप सोचो कि हम टाइम पीरियड कैसे निकालें इस केस में, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आपको अभी टाइम पीरियड का मैंने एक फॉर्मूला बताया, क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम ये यूज नहीं कर सकते, 2π√L/g? हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो इधर अब की बार मैं क्या लिखूंगा, 2π, इधर लेंथ, लेंथ मतलब पेंडुलम में लेंथ कांस्टेंट थी, तो मेरे को बताओ डी, r - d और r, ये तीन लेंथ है मेरे पास। सोचना फिर से, डी, y और r, ये तीन लेंथ है। तो इनमें से कौन सी लेंथ है जो कांस्टेंट है? आर। वेरी R. गुड, क्योंकि भैया पार्टिकल नीचे जाएगा तो ये तो चेंज होगी, ये इंक्रीज होगी, y की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन अर्थ कांस्टेंट रहेगा। तो आप यही सेम फॉर्मूला यहां पे लिख सकते हो, r/g। क्या ये चीज क्लियर हो गई? Yes, sir. डन। अब इसी यही फाइनल आंसर तो याद रखने के लिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो भैया टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 2π, अर्थ का रेडियस मैंने आपको बताया था, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करके लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। 9.8 तो आपको इसमें सारी वैल्यूज पता है, 8. सारी वैल्यूज पता है, तो याद रखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा, मतलब वैल्यू आएगी 5 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, यार मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है टू बी फ्रैंक, 5074 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स आता है। एग्जैक्ट वैल्यू इवन आई डोंट रिमेंबर, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखे भी कुछ नहीं करना, आपको तो ऑप्शंस में
अपने आप ही दिख जाएगा, विच इज इक्वल टू, आपको जो भी ऑप्शंस मिलेंगे वो आपको कुछ ना कुछ मिनट्स में मिलेंगे। तो मिनट्स में अप्रोक्स आंसर 84.7 मिनट्स है। बाकी आप एग्जैक्ट वैल्यू चेक कर लेंगे हम, ये मैंने बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू बता दी है, इसमें हल्का सा आप डेसिमल का ही ऊपर नीचे होगा, बाकी वैल्यूज यही है। Done, sir. भाई सब लोग चेक कर लो। डन सर। Done. तो याद रखना जब भी क्वेश्चन आपको पूछे कि भाई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है अर्थ के अंदर, तो आप हमेशा डायरेक्टली टाइम पीरियड लिख देना भाई 84.7 मिनट्स। डन डन डन। तो भैया आप सब चेक कर लो, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, अब हम थोड़े से करेंगे मिक्स क्वेश्चन। डन डन हाँ डन। Yes, डन sir. सर। चलो डन। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, मिक्स चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमारा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये हमें पहले से ही बोल दिया, और उसकी वेलोसिटी मेरे को गिवन है कि हमारे जो पार्टिकल ऑसिलेट मतलब एसएचएम कर रहा है उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। कब है? एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहां लिख रहा हूं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स फ्रॉम मीन पोजिशन। याद रखना फ्रॉम मीन पोजिशन। फिर उसने कहा कि हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। कब है? व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स फ्रॉम मीन पोजिशन। आपको तो पहले क्वेश्चन ही क्लियर कर देता हूं, तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या कैलकुलेट करना है। भैया ये सपोज मीन पोजीशन है, ये मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको ये तो पता ही होगा ना, जब मेरा पार्टिकल राइट हैंड साइड जाएगा तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? जब पार्टिकल राइट हैंड साइड जाएगा तो सर इंक्रीज करें। गलत। भैया एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। मैं किसी चीज को खींच के रोक रहा हूं तो मतलब वेलोसिटी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं, मतलब मैंने पार्टिकल को यहां से छोड़ दिया, तो जब मैं मीन पोजीशन पे जाऊंगा तो वेलोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी? जीरो। Zero. डन। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जब ओरिजिन से मेरा पार्टिकल 3 मीटर के डिस्टेंस पे था तो उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जब वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे पहुंचा, मतलब आगे जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, कितनी हो गई है? 3 मीटर पर सेकेंड हो गई है। क्वेश्चन आपसे क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कि ये कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट एसएचएम कर रहा है, और दूसरा मेरे को कैलकुलेट करके बताना है एम्पलीट्यूड। ये दो चीजें कैलकुलेट करके बतानी है। चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, सॉल्व मैं ही करा रहा हूं, बस आप चेक कर लो। Yes, sir. डन। तो भैया इस क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, मेरे को V1 की वैल्यू गिवन है, V2 की वैल्यू गिवन है, X1 की वैल्यू गिवन है, और X2 की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें V और X दोनों आते हो। तो आपको याद नहीं होगा लेकिन मैंने इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में सारी लिखवा दी थी। तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि V इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर एक्स। माइनस एक्स स्क्वायर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस सीधा सीधा ये इक्वेशन लिखनी है, ये इक्वेशन करनी है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन क्या बनेगी कि भैया V1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है माइनस x1 का स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन बनेगी V2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास ओमेगा की भी वैल्यू आ जाएगी, ए की भी वैल्यू आ जाएगी। तो चलो अपने आप सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू से, ट्राई टू कैलकुलेट। और कैलकुलेट नहीं होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे।
आपकी मर्जी है कि आप कैसे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। आपको बस ये दो इक्वेशन सॉल्व करके देनी है किसी तरीके से। डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, जो आपको देखना है वो अपने आप देखो। वेरी गुड साहिल, बढ़िया। साहिल चल रहे हैं बिल्कुल फॉर्म में। भाई लास्ट 1 मिनट फिर हम सॉल्व करेंगे। चलो तो भाई देख लो, मैं क्या कर रहा हूं, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर रहा हूं मैं। पहले स्क्वायर कर लेता हूं, स्क्वायर करके मेरा थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन। स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस 9, और एक बन जाएगी 9 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस 16। मैं इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा तो उससे मेरा क्या बेनिफिट है, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 16/9 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 9 बाय ए स्क्वायर माइनस 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या जैसे आपका मन करे वैसे इसको सॉल्व कर लो। भाई मेरे हिसाब से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व होगा। तो ये बन जाएगा 16a स्क्वायर, सॉरी हाँ 16a स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ तो 16a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर कितना बचेगा, 7a स्क्वायर 7a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो भैया हमारे पास आया 7a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस 81। जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है 175 175 डिवाइडेड बाय 7 भी बता दो 25। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5। भैया एक बार a की वैल्यू आ गई, अब किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बस ओमेगा ही तो निकालने के लिए कह रहे हैं भैया, इतना तो करिए हुए। सॉल्व करो एंड गिव मी अ मिनट प्लीज। तो भाई अगर आप अब यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमारे पास सब चेक कर लेना, ओमेगा की वैल्यू आनी चाहिए 1 रेडियंस पर सेकेंड, मतलब ओमेगा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ध्रुव तुम्हारा कैमरा ऑन है, प्लीज बंद करो कैमरा। गुड। भाई फटाफट चेक करके बता दो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट। नो सर। ओके बढ़िया। तो भाई आज के लिए इतना ही, यहीं तक हमारा खत्म करते हैं। एसएचएम पूरा खत्म हो चुका है, बस क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं, अदरवाइज आपका एसएचएम पूरा खत्म हो चुका है। डन डन डन। यस Yes, सर sir. ओके यार, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भैया। टाटास, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय।